रीट फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृत विषय को लेकर तैयारी करने वाले अभ्यर्थी संस्कृत विषय व्याकरण के अध्ययन के लिए सम्यक संस्कृत क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सम्यक संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अक्षर प्रकरण के बारे में जो पढ़ रहे थे उससे संबंधित दूसरा वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने त्रिषष्टि चतुष्षष्टि व वर्णाः शंभु मते मता, शंभु के मत में या पाणिनीय शिक्षा के अनुसार किस तरह से त्रिषष्टि या चतुर्षष्टि 63 या 64 वर्ण होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। उसी को आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कितने वर्ण होते हैं, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने वर्ण होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं और उसके अलावा अयोगवा क्या होता है, यम क्या होता है, दू स्पृष्ट क्या होता है और स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इनको पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्वरों की अनेक प्रकार की जो संज्ञाएं होती है उनके विषय में पढ़ने वाले हैं। यानी माहेश्वर सूत्रों के अनुसार जो 9 प्रकार के स्वर होते हैं अ, इ, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। ये प्रत्येक स्वर, इनमें से अलग अलग ह्रस्व स्वर होते हैं, जैसे 5 स्वर ह्रस्व होते हैं अ, इ, उ, री, लृ। उसके बाद पिछले वीडियो में हमने ये भी पढ़ा था कि ह्रस्व स्वर 5 होते हैं, उसके अलावा दीर्घ स्वर 8 होते हैं, यानी 8 स्वरों की दीर्घ संज्ञा होती है। लृ को दीर्घ नहीं माना जाता है। बाकी जो माहेश्वर सूत्रों में 9 स्वर है उसमें से लृ को छोड़कर बाकी के 8 स्वर दीर्घ स्वर होते हैं। हमने पढ़ा था ह्रस्व किसे कहते हैं, एक मात्रा, जिस स्वर का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। उकालो अज ह्रस्व दीर्घ प्लुत है, ये सूत्र आता है इसके लिए। और जिन स्वरों का उच्चारण करने के लिए या जिन अचों का उच्चारण करने के लिए 2 मात्रा का समय लगता है उसको दीर्घ स्वर कहा जाता है। और जिन स्वरों का उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगता है, इस प्रकार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत प्रकार के 3 प्रकार के स्वर हो जाते हैं और स्वरों की संख्या हो जाती है 22। लृ को कभी ह्रस्व माना जाता है और कभी प्लुत माना जाता है। प्लुत नहीं माना जाएगा तो उस प्रकार उस समय 21 स्वर हो जाते हैं। तो इस प्रकार स्वरों की संख्या 21 या 22 मानी गई है। अब ये जो 21 या 22 प्रकार के स्वर होते हैं, ये इन स्वरों के विभाजन के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। ये 21 या 22 प्रकार के स्वरों की फिर इसके बाद में उदात, अनुदात और स्वरित संज्ञा होती है। यानी इनका फिर एक और विभाजन होता है। दूसरा विभाजन जो वैदिक साहित्य में मिलता है वो उच्चारण के आधार पर है, उसमें उदात, अनुदात और स्वरित प्रकार के स्वर होते हैं। फिर उसके बाद यही स्वर वापस अनुनासिक और अननुनासिक, इनका भेद होता है। तो इतना सारा विभाजन होने के बाद केवल जो अ होता है, अ वो 18 प्रकार का हो जाता है। तो कैसे 18 प्रकार का होता है, अ, इ, उ, री 18 प्रकार के हो जाते हैं। लृ 12 प्रकार का होता है क्योंकि उसमें दीर्घ का अभाव होता है, दीर्घ नहीं होता। और ए, ओ, ऐ, औ ये चारों स्वर भी 12 प्रकार के होते हैं क्योंकि इनमें ह्रस्व नहीं होता। तो ये कैसे 18 प्रकार के होते हैं और कैसे 12 प्रकार के होते हैं, इनका विस्तृत विवरण आज हम देखने वाले हैं। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहली संज्ञा से शुरू करूंगा। सबसे पहले ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत भेद में बांटा जाता है। किस तरह से, यानी जो भी स्वर होते हैं उनका पहला विभाजन होता है, इसके लिए एक सूत्र आता है उकालो अज ह्रस्व दीर्घ प्लुत है। यानी जो स्वरों का उच्चारण किया जाता है उसमें अगर एक मात्रा का समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में, उनको ह्रस्व कहेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उनको दीर्घ कहेंगे। और जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का या बहुत ज़्यादा समय लगता है उसको प्लुत कहेंगे। इसके लिए इस तरह के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, 3 का। तो इस तरह से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत प्रकार के स्वर हो जाते हैं।
ह्रस्व उसको कहेंगे जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी में कहा गया है कि एक पलक झपकने में जिस स्वर का उच्चारण हो जाए या जिस वर्ण का उच्चारण हो जाए पलक झपकने में, उसको ह्रस्व कहेंगे। और एक पलक झपकने में भी जिसका उच्चारण नहीं हो सका हो उसको दीर्घ कहेंगे। जैसे हम बोलते हैं अ, ई, उ, री, लृ, तो इन पांचों स्वरों के जब हमने उच्चारण किया तो केवल एक पलक झपकने जितना सा समय लगता है, तो इनको पांचों स्वरों को ह्रस्व कहा जाता है। लेकिन जैसे ही हम ए, ओ, आ, ई, उ इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो थोड़ा अधिक समय लग रहा है, एक पलक झपकने में इनका उच्चारण नहीं हो रहा है, तो इन स्वरों को दीर्घ माना जाता है, इसमें लृ नहीं आता है। तो ह्रस्व स्वर हो जाते हैं 5, दीर्घ स्वर हो जाते हैं 8 और प्लुत स्वर हो जाते हैं 9। इसमें सारे स्वर आ जाते हैं जो माहेश्वर सूत्रों में है। तो इस तरह से ह्रस्व स्वर हो जाते हैं अ, ई, उ, री और लृ। इन 5 स्वरों को ह्रस्व स्वर। उसके बाद लृ नहीं आएगा और बाकी ये सारे स्वर आ जाएंगे, जैसे आ, तो इस तरह से 9 के 9 स्वर आ गए। अब इनको गिनेंगे तो कुल मिलाकर 22 प्रकार के स्वर हो गए। अब ये स्वरों का अभी तक पहला विभाजन हुआ है, मतलब ये संज्ञा हो गई, संज्ञाओं के आधार पर ही विभाजन होते हैं। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत प्रकार के स्वर हो गए। यहां तक ह्रस्व 5 हुए, दीर्घ 8 हुए और प्लुत 9 हुए। ये उच्चारण किया हुआ है, मतलब एक मात्रा भवेद् ह्रस्व, द्विमात्रा दीर्घो उच्यते, त्रिमात्रा प्लुतो गेयो, व्यंजनम चार्धमात्रकम। तो इस तरह से इसके आधार पर व्यंजन जो होता है वो उसके उच्चारण में आधी मात्रा का समय लगता है। अब यहां से आगे इन प्रत्येक स्वरों को उदात्त और अनुदात्त और स्वरित भेद से भी इनका विभाजन किया गया है। तो अब यहां से आगे हम पढ़ने वाले हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। साथियों, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के बाद में स्वरों की एक प्रकार की और संज्ञाएं होती है। 3 संज्ञाएं हैं ये भी, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित वैदिक साहित्य में इसका प्रयोग मिलता है। ये तीनों संज्ञाएं करने वाले 3 अलग अलग सूत्र है, इसके लिए पहले अलग से वीडियो बना रखा है। उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र है उच्चैर उदात्त है, मतलब जितने भी स्वर अभी अपन ने पहले पढ़े थे 22 स्वर या 9 स्वर, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार जो 9 स्वर होते हैं उनको उदात्त, अनुदात्त और स्वरित विभाजन किया गया है। तो उदात्त में उदात्त किसको मानेंगे? सभी स्वरों की उदात्त संज्ञा होती है। उदात्त संज्ञा के लिए सूत्र आता है उच्चैर उदात्त है, यानी जिन स्वरों का उच्चारण ऊंचे से किया जाता हो, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जो जिह्वा होती है वो अपने मुख में ऊपरी भाग को स्पर्श करती है, और फिर जिन स्वरों का उच्चारण होता है उनको उदात्त कहते हैं। उदात्त के लिए किसी भी प्रकार का चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद दूसरा आता अनुदात्त। इसके लिए सूत्र आता निचैर अनुदात्त है, यानी जिन स्वरों का उच्चारण नीचे वाले सुरों से किया जाता हो, या जिनके उच्चारण में जिह्वा, मुख, दंत, तालु आदि स्थानों को नीचे से स्पर्श करती हो, तब उनकी अनुदात्त संज्ञा होती है। और इसके लिए इस तरह के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं यहां पर एक शब्द लिख दूं, संगच्छध्वम। अब यहां पर तो ये यहां पर जो वह है, इसमें जो स्वर है अ, इसकी अनुदात्त संज्ञा हो रखी है, और स्वरित संज्ञा का चिन्ह होता है इस तरह का, ऊपर खड़ी लाइन। तो ये आगे जो संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं स्वरित संज्ञा। तो तीसरा विभाजन आता है, तीसरा आता है इसका प्रकार स्वरित संज्ञा। इसके लिए सूत्र आता है समाहार स्वरित है, यानी जब स्वरों का उच्चारण करने में प्रारंभ जब होता हो तब उदात्त संज्ञा होती हो, और जब उसका उच्चारण करते करते अनुदात्त संज्ञा हो जाती हो, यानी उदात्त और अनुदात्त दोनों का मिश्रण जहां होता है तब उस स्वर की स्वरित संज्ञा होती है। जब किसी स्वरों का उच्चारण करने में प्रारंभ ऊंचे सुर में किया जाता हो और अंत नीचे सुर में हो जाता हो, तब
तब उनकी स्वरित संज्ञा होती है। और इनका प्रयोग हमको वैदिक साहित्य में ऋग्वेद आदि ग्रंथों में देखने को स्वरित के लिए ऊपर खड़ी पाई जैसे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और अनुदात के लिए नीचे इस तरह के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जो यहाँ पर है। तो ये अनुदात, यहाँ पर इसमें अनुदात संज्ञा हो रखी है और स्वरित संज्ञा हो रखी है। इस यहाँ पर जो स्वर है इसकी स्वरित संज्ञा हो रखी है, मतलब इसको उदात और अनुदात दोनों प्रकार की संज्ञा हुई है। और यहाँ पर जो ये इसमें अनुदात संज्ञा हुई है, यानी इसको नीचे सुर में गाया जाएगा। तो इस तरह से उदात, अनुदात और स्वरित संज्ञाएं होती है। उदात संज्ञा में किसी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऐसे हमने स्वरों का विभाजन पढ़ा। सबसे पहले ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत भाग में बांटा जाता है। उसके बाद इन्हीं स्वरों को उदात, अनुदात और स्वरित भेद से बांटा जाता है। अब इसके बाद भी प्रत्येक स्वर का दो प्रकार का विभाजन और किया गया है और वो होता है अनुनासिक और अननुनासिक। इसके बारे में हम इस तरह से ये स्वरों के 6 प्रकार के विभाजन हो गए। इसके बाद में प्रत्येक स्वर को अनुनासिक और अननुनासिक या निरनुनासिक, अनुनासिक और अननुनासिक भेद में और बांटा जाता है। ये तीसरा प्रकार का विभाजन आ गया स्वरों का। सबसे पहला विभाजन आया था ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के रूप में। दूसरा विभाजन आया था उदात, अनुदात और स्वरित के रूप में। अब तीसरा विभाजन आया है अनुनासिक और अननुनासिक। प्रत्येक स्वर को अनुनासिक और अननुनासिक भेद में बांटा जाता है। यानी अब अनुनासिक किसको कहते हैं? जिस स्वर का या जिस वर्ण का उच्चारण करने में मुख सहित नासिका से जब वर्णों का उच्चारण होता हो, यानी मुख से तो होता ही है, लेकिन साथ में जब किसी वर्ण का उच्चारण नासिका से भी होता हो तो उन वर्णों को अनुनासिक कहते हैं। और प्रत्येक स्वर का उच्चारण अनुनासिक होता है। यानी आवश्यकता होने पर प्रत्येक स्वर का उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से भी किया जाता है। जब नासिका से उच्चारण किया जाता है किसी स्वर का तो ये इस प्रकार हो जाता है अ, ई, उ। क्योंकि उच्चारण स्थानों में हमने पढ़ा था अनुनासिक वर्ण उनको कहते हैं जिनका उच्चारण मुख सहित नासिका से होता है। तो ये अनुनासिक स्वर हो गए। इसी तरह से अननुनासिक कब होंगे? जब इसके ऊपर किसी प्रकार का चिन्ह नहीं होगा, ई, उ, यानी केवल मुख से उच्चारण होता हो, नासिका की आवश्यकता नहीं पड़ती हो, तब उन स्वरों को अननुनासिक कहा जाता है। और जब स्वरों का उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से भी किया जाता है तब इनको अनुनासिक स्वर कहा जाता है। इसी तरह से व्यंजन भी अनुनासिक और अनुनासिक होते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग के जो पांचवें वर्ण होते हैं, ञ, म, अंग, अण, न, ये पांचों वर्ण अनुनासिक भी माने जाते हैं, अनुनासिक। इसी तरह से ये व्यंजन है अंग, म, ण, न, या, ये पांचों व्यंजन अनुनासिक होते हैं क्योंकि इनका उच्चारण मुख सहित नासिका से किया जाता है। इसके अलावा य, व और ल, या, व, ल, ये तीनों व्यंजन भी अनुनासिक और अननुनासिक भेद से दो प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से ये व्यंजन, यहाँ पर आज अभी हम स्वरों के बारे में ही पढ़ रहे हैं, फिर भी मैंने बता दिया कि ये 5 प्रकार के व्यंजन और ये 3 व्यंजन, यह, वह और ल, ये 8 व्यंजन अनुनासिक और अननुनासिक होते हैं। अब इस प्रकार से ये स्वरों का विभाजन हो गया। सबसे पहले इनको ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत भेद में बांटा जाता है। उसके बाद इन्हीं स्वरों की उदात, अनुदात और स्वरित संज्ञा होती है, मतलब उदात, अनुदात और स्वरित प्रकार का विभाजन होता है। और तीसरा भेद होता है इनका अनुनासिक और अननुनासिक भेद से। इतने सारे विभाजन होने के बाद प्यारे विद्यार्थियों, केवल अकेला 18 प्रकार का हो जाता है। और केवल अ ही नहीं, अ, ई, उ, री, ये चारों स्वर 18 प्रकार के हो जाते हैं। और ली, उसमें दीर्घ का अभाव होता है, वो 12 प्रकार का होता है। इसके अलावा एच, ए, ओ, ऐ, औ, ये भी 12 प्रकार के होते हैं। तो ये 18 प्रकार के 12 प्रकार के कैसे होते हैं, इसके लिए हम आगे देखने जा रहे हैं। अभी हम
4 स्वरों का अ, ई, उ और री, चारों स्वरों के बारे में देखेंगे। चारों स्वर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत भेद से 3 प्रकार के हो गए। सबसे पहले ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। चारों स्वरों का ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत भेद होता है। लृ का दीर्घ नहीं होता है और ए, ओ, ऐ, औ इन 4 स्वरों का ह्रस्व नहीं होता, उनमें ह्रस्व का अभाव होता है। तो अभी हम इन चारों स्वरों की बात करें। ये चारों स्वर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत प्रकार से 3-3 प्रकार के होते हैं प्रत्येक स्वर। उसके बाद अकेला ह्रस्व हो जाता है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद से 3 प्रकार का। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसी तरह से जो दीर्घ होते हैं वो भी 3 प्रकार के हो जाएंगे। इसी तरह से जब ये दीर्घ होंगे तब भी ये 3 प्रकार के हो जाएंगे। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और इसी प्रकार से प्लुत के भी 3 भाग हो जाएंगे। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो इस प्रकार से अकेले अगर अ की बात करें तो एक यहाँ तक 9 प्रकार का हो गया है। इसी तरह से ई भी 9 प्रकार का हो गया है, उ भी 9 प्रकार का हो गया और री के भी 9 भेद हो गए हैं। अब यहाँ से आगे ये प्रत्येक उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो भेद है ये अनुनासिक और अननुनासिक भेद से 2-2 प्रकार के भेद और हो जाएंगे। मतलब इसके 2 भेद हो जाएंगे, अनुनासिक और अननुनासिक। इसी तरह से अनुदात्त भी 2 प्रकार का हो जाएगा। तो इस प्रकार केवल अकेला अ 18 प्रकार का हो जाता है। देखो पहला प्रकार, फिर दूसरा, 18। इस तरह से केवल एक अ 18 प्रकार का हो जाता है। तो हमेशा हमें यह समझना है कि अ 18 प्रकार का कैसे होता है। जब अ के या ई के या उ के या री के इनके इतने सारे विभाजन हो जाते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत विभाजन, फिर उसके बाद उदात्त, अनुदात्त और स्वरित विभाजन, फिर उसके बाद प्रत्येक स्वर का अनुनासिक और अननुनासिक भेद। इतने सारे विभाजन होने के बाद अकेला अ 18 प्रकार का हो जाता है, ई 18 प्रकार का हो जाता है और उ और री ये प्रत्येक 18-18 प्रकार के हो जाते हैं। लेकिन लृ 18 प्रकार का नहीं होता है। लृ 18 प्रकार का क्यों नहीं होता है? क्योंकि लृ में दीर्घ का अभाव होता है। लृ दीर्घ नहीं होता है। लृ या तो ह्रस्व होता है या प्लुत होता है। तो लृ जब दीर्घ नहीं होता तो लृ के इतने सारे भेद कम हो जाएंगे। ये सारे भेद कम हो जाएंगे। तो इस तरह से लृ कितने प्रकार का हुआ? 6 तो प्रकार ये हो गए और 6 प्रकार ये हो गए। तो इस तरह से लृ 12 प्रकार का होता है। उसमें दीर्घा भावे लृ द्वादश, लृ में दीर्घ का अभाव होता है और वो 12 प्रकार का होता है। इसी प्रकार से एच द्वादश, एच प्रत्याहार जो होता है ए, ओ, ऐ, औ, ए, ओ, ऐ, औ, ये भी प्रत्येक स्वर 12 प्रकार के ही होते हैं। लृ 12 प्रकार का होता है। ए, ओ, ऐ, औ भी 12 प्रकार के इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें ह्रस्व का अभाव होता है। मतलब इनमें ह्रस्व नहीं होता है, इनमें केवल दीर्घ होता है और या फिर प्लुत होता है। ह्रस्व क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय नहीं लगता है, ज़्यादा समय लगता है। तो इस तरह से ए, ओ, ऐ, औ प्रत्येक स्वर 12 प्रकार का ही होता है, दीर्घ और प्लुत के भेद से ये 12 प्रकार। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने स्वर के भेदों के बारे में पढ़ा। किस तरह से स्वरों का ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत भेद होता है, किनको कहा जाता है। उसके अलावा उदात्त, अनुदात्त, स्वरित भेद से कितने स्वर हो जाते हैं और फिर अनुनासिक और अननुनासिक भेद से स्वर कितने हो जाते हैं। इस प्रकार से अ, ई, उ, री ये चारों स्वर जो होते हैं वो प्रत्येक स्वर 18 प्रकार का होता है। कैसे होता है इसको अभी हमने पढ़ा। लृ 12 प्रकार का होता है। लृ में दीर्घ का अभाव होता है, दीर्घ का अभाव होता है। मतलब लृ दीर्घ नहीं हो सकता। लृ या तो ह्रस्व होता है या
प्लुत होता है। और इसी तरह से ए, ओ, ऐ, औ ये चारों स्वर, प्रत्येक स्वर 12 प्रकार के होते हैं, 12। इनमें ह्रस्व का अभाव होता है, यानी ह्रस्व नहीं होते। का अभाव होता है। तो इस तरह से साथियों आज हमने स्वरों का किस तरह से वर्गीकरण होता है उसके बारे में पढ़ा। ह्रस्व दीर्घ प्लुत किसे कहते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित किसे कहते हैं, और अनुनासिक और अनानुनासिक भेद। इतने सारे भेद करने के बाद स्वर कितने प्रकार के हो जाते हैं इनके बारे में पढ़ा।